Hello students, I am Dr. Hema Vaseem and I'll take your class of BSc Part 3rd Zoology Paper 2nd और आज हम abiotic factors के in continuation में लेंगे soil। सबसे पहले soil होता क्या है? Soil मतलब मृदा। Soil is the uppermost layer of earth which is formed by decomposition of mountains and on which continuous interaction of organic compounds and microorganism is taking place। अर्थात पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है जिसका निर्माण मिट्टी से ठीक नीचे वाली चट्टानों के विघटन और उन पर कार्बनिक पदार्थों और सूक्ष्म जीवधारियों की निरंतर अनुक्रिया या इंटरैक्शन के फलस्वरूप होता है। सॉइल ओरिजिनेट्स फ्रॉम रॉक्स, जैसे हमने अभी ऊपर इसकी परिभाषा में पढ़ा कि रॉक्स से बनती हैं, डेवलप्स ग्रेजुअली बाय द फ्रेगमेंटेशन एंड कोरोजन ऑफ रॉक्स एंड विद द एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी कार्बनिक पदार्थों के जमा होने से बनती है। सॉइल के कई सारी लेयर्स होती हैं और कई सारे होराइजन्स होते हैं जो बहुत सारे अनुक्रम स्तर दिखाई देंगे, अभी हम पढ़ेंगे। हर एक के अंदर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। नाउ द स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोलॉजी। सॉइल के अध्ययन को हम बोलते हैं पेडोलॉजी। अब आते हैं हम सॉइल प्रोफाइल पे। जब सॉइल का वर्टिकल क्रॉस सेक्शन देखते हैं हम, तो इट इज मेड अप ऑफ लेयर्स रनिंग पैरेलल टू द सरफेस, यानी इन स्तरों का एक अनुक्रम दिखाई देता है। इन लेयर्स को हम बोलते हैं सॉइल होराइजन्स या संस्तर कहते हैं। सतह की नीचे की ओर जो भी संस्तर हैं, इनका ये क्रम है, इसको हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। सो दीज लेयर्स और सीक्वेंस ऑफ होराइजन्स फ्रॉम द सरफेस डाउनवर्ड्स इज नोन एज सॉइल प्रोफाइल। नाउ अगर हम ओवरऑल देखें तो इसमें 4 हमको होराइजन्स दिखते हैं। पहला है ए, फिर बी, सी और डी। होराइजन ए को, ए संस्तर को हम टॉप सॉइल भी कहते हैं। ये ह्यूमस लेयर भी कही जाती है क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत ज़्यादा होते हैं। बी को हम सब सॉइल भी कहते हैं, जो बिल्कुल टॉप सॉइल के नीचे पाई जाती है। इसके बाद आती है बेडरॉक या सी संस्तर, जिसको हम बेडरॉक कहते हैं। फिर इसके बाद आता है डी संस्तर, जिसको हम वेदर्ड बेडरॉक कहते हैं, और ये बेडरॉक के नीचे वाला संस्तर होता है। आइए अब इसको हम डायग्रामेटिकली देखें कि सॉइल प्रोफाइल क्या होता है। ये देखिए, ये हमने एक ऐसा सेक्शन काटा, वर्टिकल सेक्शन, जहाँ पे खाली प्लांट दिख रहा था उसका वर्टिकल सेक्शन काटा। तो हमने अभी बताया कि यहाँ पे ए, बी, सी, डी 4 होराइजन्स दिखाई देते हैं। ये जो वर्टिकल संस्तर दिखाई देते हैं, सबसे पहले इसमें आता है ए संस्तर, और ये सबसे ऊपरी भाग है जिसमें हम देखते हैं कि प्लांट्स उग रहे होते हैं, और ये एक मुख्य स्थान होता है जैविक क्रियाओं का। इसका रंग गहरा होता है, ये देखिए दिखाई दे रहा है। इसका कलर कंपैरेटिवली डार्क होता है और इनमें ह्यूमस अधिक मात्रा में पाया जाता है। नाउ लेट्स सी हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर। इसको हमने A00 और A0, एक सबसे ऊपर वाली ये जो लेयर दिखाई दे रही है, इसका नाम दिया, जिसको हम टॉप सॉइल कहते हैं। यहाँ O0 नहीं है, O है। ये O का मतलब होता है ऑर्गेनिक, यानी कि यहाँ पे डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर पार्टली पाए जाते हैं। सबसे पहले जो A00 है, इसमें फ्रेशली फॉलन डेड लीव्स होंगी, जो पत्ते झड़ जाते हैं वो ऊपर ऊपर लेयर में पाए जाते हैं। O जो है, यानी हम A00 के नीचे वाली लेयर जो है, इसमें पार्टली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर दिखाई दे रहे हैं, ये वाली लेयर होगी। इसके बाद आता है ए, जिसको हमने 3 में डिवाइड किया, A1, A2 और A3। A1 जो होता है, इसके जस्ट नीचे वाली जो लेयर है वो डार्क रिच होती है, मेलानाइज्ड होती है। इसके नीचे वाली लेयर लाइट कलर की होगी, जिसको हम इल्यूवियल कहते हैं, और सबसे नीचे वाली लेयर मोस्टली एब्सेंट होती है। तो हम इसको A को A00, A0, A1, A2, A3 ब्रॉडली हम इसको 5 में डिवाइड कर सकते हैं, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि एक तो ऑर्गेनिक मटेरियल का हो गया, ऑर्गेनिक मैटर का हो गया, और एक हो गया ए लेयर हो गई। इसके बाद आती है
बी लेयर या बी होराइजन, जिसको फिर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, B1, B2 और B3। जैसे कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है, B1 लाइट कलर की होती है, इसके कंपैरेटिवली देखिए A के कंपैरेटिवली B लाइट कलर की है, B1 लाइट कलर का होगा। फिर जैसे नीचे की तरफ जाते हैं तो ये B2 लेयर आ जाती है, जो कंपैरेटिवली B1 से थोड़ी सी डार्क कलर की होगी और इसमें लीस्ट मटेरियल पाया जाता है। इसके बाद आता है B3, जिसमें चट्टानों के टुकड़े दिखते हैं, ये देखिए थोड़े थोड़े से दिखाई देने लग जाएंगे। सो दीज आर द पीसेस ऑफ रॉक्स फाउंड इन द लेयर B3 ऑफ B होराइजन। तो हम B होराइजन को बोले तो इसके अंदर सॉइल है, आयरन है और एल्यूमिनियम पाया जाता है, जो कि A संस्तर के नीचे पाया जाता है। इसको हम सोलम भी कहते हैं, इस वाली लेयर को ट्रू सॉइल या सोलम कहते हैं। ये देखिए, तो ऊपर वाली तो थी टॉप सॉइल और ये वाली लेयर कहलाती है ट्रू सॉइल या सोलम। फिर आता है नीचे वाला पोर्शन, बी के नीचे नेक्स्ट होराइजन या नेक्स्ट संस्तर, जिसको हमने सी संस्तर बोला। इसको हम बोलते हैं जोन ऑफ रेगुलिथ, और इसमें वेदर्ड मिनरल्स होते हैं और ये थिक जोन होता है, ये किसी में डिवाइडेड नहीं है, ये एक सिंगल लेयर होती है जिसको हम सी संस्तर बोलते हैं। अक्सर मोटा होता है और बड़े आकार के वेदर्ड खनिज पदार्थ इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं या इनका ही बना हुआ होता है। फिर इसके बाद आता है लास्ट लेयर, दैट इज डी होराइजन, जिसको हम डी संस्तर भी कहते हैं। ये मृदा परिच्छेदिका का सबसे नीचे वाला होराइजन है, जिसमें वेदर्ड बेडरॉक्स पाई जाती हैं और ये चट्टानों का बना हुआ होता है, जैसे कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है। सो ये वी कैन सी कि टॉप सॉइल है, फिर ट्रू सॉइल है और उसके बाद जो नीचे वाली लेयर है उसको हम सब सॉइल कहते हैं। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ सॉइल में। ना अगर हम टाइप्स ऑफ सॉइल देखें तो मिट्टी के कई प्रकार होते हैं और इनकी संरचना भी उसी हिसाब से अलग अलग होती है। मुख्य पदार्थ हमें पता है कि चट्टानों में विघटित खनिज, कार्बनिक पदार्थ, जल और वायु होते हैं, और इसके हिसाब से हम सॉइल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉइल प्रेजेंट। वन इज क्ले सॉइल, द अदर वन इज लोम सॉइल, देन सैंड सॉइल एंड द फोर्थ वन इज सिल्ट सॉइल। जो क्ले सॉइल होती है, जिसको हम चिकनी मिट्टी कहते हैं, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है और ये प्लांट ग्रोथ के लिए यूजफुल नहीं होती है, और इसके अंदर सिलिकेट, क्ले और एल्यूमिनियम सिलिकेट 30% से ज़्यादा पाया जाता है, यानी अधिक जल संग्रह शक्ति वाली मिट्टी होती है। इसमें ज़्यादा पानी कैपेसिटी, इसमें पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी अधिक पाई जाती है। फिर इसके बाद आती है लोम सॉइल, जिसको हम दोमट मिट्टी हिंदी में बोलते हैं। ये बालुई मिट्टी होती है और चिकनी मिट्टी के लगभग बराबर के मिश्रण से बनने के कारण इनके दोनों के बीच के गुणों को दर्शाती है। इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले पार्टिकल्स पाए जाते हैं और ये दोनों ही इक्वल प्रोपोर्शंस में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है सैंडी सॉइल, जिसको हम बालुई मिट्टी कहते हैं। इसके अंदर भी सैंड पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत लूज होते हैं, ड्राई होते हैं और पुअर इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत पुअर होती है और 70 to 80% इसमें सैंड होती है। 10% एल्यूमिनियम सिलिकेट या सिल्ट की मात्रा पाई जाती है। जो सिल्ट होती है, यानी कि जो चौथे प्रकार की मिट्टी है, प्रीडोमिनेटली सिल्ट होती है और पानी आने पर ये वाटर लॉक्ड हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर एयर सर्कुलेशन बहुत पुअर होता है, विच इज़ नॉट सूटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ, तो इसके अंदर प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। सो इस तरह से वी कैन सी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉइल, दैट इज क्ले सॉइल, लोम सॉइल, सैंड सॉइल एंड सिल्ट। नाउ व्हाट इज सॉइल टेक्सचर? अब अगर हम टेक्सचर देखें तो सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट प्लस क्ले। ब्रॉडली अगर हम देखें तो इनके प्रोपोर्शन पे, इन
वेरियस पार्टिकल्स जो इसके अंदर प्रेजेंट हैं उनके प्रोपोर्शन के बेसिस पे इनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 5 ग्रुप्स. द फर्स्ट वन इज कोर्स टेक्सचर, जिसमें लूज सॉइल रिटेन्स ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एंड सप्लाई सम न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स, दैट इज सैंड प्लस ग्रेवल. ग्रेवल का मतलब होता है कंकर, कंक्रीट जो होता है जिसको हम बोलते हैं कंकड़ बजरी. उसके बाद आता है मॉडरेटली कोर्स, जिसमें सैंडी लोम टू वेरी फाइन सैंडी लोम इंक्लूडेड होते हैं. फिर आता है मीडियम टेक्सचर, सैंड प्लस सिल्ट प्लस क्ले से मिलके बना, और इसमें इनफ वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. मॉडरेटली फाइन टेक्सचर, हाई इन क्ले, स्टिकी और प्लास्टिक होती है जब गीली होती है, और एक क्रस्ट सा सरफेस पे बना लेती है. फिर आता है फाइन टेक्सचर, जिसमें 40% क्ले होता है, और ये स्टिकी और प्लास्टिक भी हो सकती है जब नमी में हो, जब वेट हो, और ये कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वाटर को होल्ड कर सकती है, न्यूट्रिएंट्स को होल्ड कर सकती है, परंतु इनमें इंटरनल डैमेज लिमिटेड होता है. सो दिस इज हाउ soil texture can be seen in these following groups, that is coarse texture, moderately coarse, medium texture, moderately fine texture, and fine texture. Now comes the physical property of soil. Here you can see we have written few properties. One is soil density, that is it is 2.65 gram per ml. Soil porosity, परसेंटेज ऑफ सॉइल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पोर स्पेस, इसके अंदर जो पोर स्पेस होती है उसके द्वारा सॉइल का कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जाता है वो उसकी पोरोसिटी कहलाती है, और ये डिपेंड करती है उसकी टेक्सचर पे, कॉम्पैक्टनेस पे और ऑर्गेनिक कंटेंट्स पे. फिर आता है सॉइल परमेबिलिटी. सॉइल परमेबिलिटी भी पोर्स पे डिपेंड करती है, ये साइज ऑफ पोर पे डिपेंड करती है, और ये लूज सॉइल के लिए अधिक होती है परमेबिलिटी, क्योंकि इसमें मैक्रोपोर स्पेसेस होते हैं, और कॉम्पैक्ट सॉइल के लिए सॉइल परमेबिलिटी कम होती है, इसमें माइक्रोपोर स्पेसेस होते हैं. फिर आता है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी टेम्परेचर, दैट इज सॉइल टेम्परेचर, जो कि कलर, टेक्सचर, वाटर कंटेंट, स्लोप, एल्टीट्यूड ऑफ लैंड एंड बाय क्लाइमेट एंड वेजिटेशन अफेक्टेड होती है. देन कम्स the fifth one, that is soil air, which is essential for the respiration of soil microorganisms and underground part of the plant. Oxygen soil air में एक important factor होता है soil fertility के लिए. फिर आता है soil water, जिसको भी हम डिटेल में देखेंगे. It's an ordinary garden soil. If you see an ordinary garden soil, it contains 25% water by volume, और प्रिंसिपल सोर्स पानी का, सॉइल वाटर का होता है रेन. अब हम सॉइल वाटर को देखें तो जब मृदा में जल की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है, और अगर हम जल का स्रोत देखें तो इसमें मुख्य स्रोत वर्षा है, और क्योंकि रेनफॉल अगर ज़्यादा होती है, हैवी रेनफॉल होती है, तो पानी कई रूपों में कई तरह से उसमें रिटेन हो जाता है सॉइल के अंदर, और इसके बेसिस पे हम ये कितना सॉइल कितना वाटर रिटेन करती है, इसके बेसिस पे हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज ग्रेविटेशनल वाटर, द अदर वन इज कैपिलरी वाटर, देन हाइग्रोस्कोपिक वाटर, एंड देन कंबाइंड वाटर. यानी गुरुत्वीय जल, केशिकीय जल, हाइग्रोस्कोपिक यानी आर्द्रताग्राही जल, और फिर संयुक्त जल. अब इसको हम अगर डायग्रामेटिकली देखें तो ये देखिए, ये सबसे पहले ऊपर ग्रेविटेशनल वाटर है. जब बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, जितनी हमें इसको पानी की ज़रूरत भी नहीं होती, उससे ज़्यादा मिट्टी में पानी आ जाता है, तो वो नीचे की ओर चला जाता है, वाटर टेबल नीचे चला जाता है. जब ये नीचे की ओर जाएगा तो जो एक्स्ट्रा वाटर है, यानी कि जो फ्री वाटर है, सरप्लस वाटर है, वो ग्रेविटी के एक्शन से नीचे की तरफ मूव करने लग जाता है. तो ये जो पानी ऊपर की तरफ रहता है, सरप्लस वाटर जो है, ये कहलाता है ग्रेविटेशनल वाटर. ये वाली लेयर होगी. इसके बाद नेक्स्ट आया कैपिलरी वाटर. कैपिलरी वाटर यानी केशिकीय जल जो होता है, ये नॉन कोलाइडल सॉइल पार्टिकल्स के बीच के स्थानों को भर देता है,
और इनके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन सा बना देता है, एक झिल्ली सी बना देता है, एक फिल्म बना देता है। ये जल इस कैपिलरी प्रेशर की वजह से कणों के बीच में यानी पार्टिकल्स के और चारों तरफ पाया जाता है। सो इट फॉर्म्स अ फिल्म अराउंड देम और कैपिलरी एक्शन से ये चारों की तरफ फैल जाता है। फिर ये सबसे ज़्यादा अमाउंट कैपिलरी वाटर का हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके बाद आता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, दैट इज आर्द्रताग्राही जल जिसको हम कहते हैं। थिन फिल्म ऑफ सॉइल पार्टिकल्स आर नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स। इसमें सॉइल पार्टिकल्स की थिन फिल्म जैसे दिखाई देती है, यानी ये कणों पर पतली सी मेम्ब्रेन के रूप में पाया जाता है और ये जल पौधों को प्राप्त नहीं होता है, इस प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होता है। इसके बाद आता है कंबाइंड वाटर। Small portion of soil water is chemically bound with soil materials, and this is in the form of hydrated oxide of aluminium, iron and silica. This water, which is their gravitational water and 75% of capillary water, this both of these are always available. So this is the available water, and this lower portion, which is a little bit of capillary water plus hygroscopic water plus combined water, this is a non-available water for us. और इस अवेलेबल वाटर और नॉन अवेलेबल वाटर के बीच में हमने यहाँ लिखा विल्टिंग कोफिशिएंट। विल्टिंग कोफिशिएंट का मतलब होता है शिथिल गुणांक, जो परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर लेफ्ट इन सॉइल एट विच वी कैन से द प्लांट विल नॉट रिकवर फ्रॉम विल्टिंग, यानी मुरझाने से वो रुक नहीं सकता, वो मिल उसको हम विल्टिंग कोफिशिएंट कहते हैं या शिथिल गुणांक कहते हैं। तो इसका मतलब जहाँ पे पानी अवेलेबल है, इसका मतलब वहाँ पे सॉइल पोरोसिटी पाई जाएगी, यानी कि वहाँ पे पोर्स प्रेजेंट है। इसका मतलब इतनी एरिया में तो पोर स्पेस प्रेजेंट है। दिस इज फ्रॉम ग्रेविटेशनल वाटर एंड till capillary water ends. Then comes field capacity. Field capacity से मतलब है कि ये सारा पानी फील्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। दिस इज ग्रेविटेशनल वाटर के बाद से लेकर कंबाइंड वाटर तक जितना भी पानी है, इसको हम फील्ड कैपेसिटी में ले सकते हैं, यानी कि ये क्षेत्रीय क्षमता है। अब आते हैं हम कुछ कीवर्ड्स पे जो अभी हमने पढ़ा उसके से रिलेटेड। एक है होलार्ड, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल। जितनी भी सॉइल के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ पानी होता है उसको हम बोलते हैं होलार्ड। सॉइल के अंदर अमाउंट ऑफ वाटर जो कि प्लांट्स को यूज होता है वो कहलाता है क्रेसार, और अमाउंट ऑफ वाटर जो प्लांट्स के द्वारा उपयोग में नहीं लिया जाता है उसको बोलते हैं हम एकार्ड। ऐसे ही फील्ड कैपेसिटी यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ कैपिलरी प्लस हाइग्रोस्कोपिक वाटर प्लस कंबाइंड वाटर प्लस वाटर वेपर, इन सब की टोटल अमाउंट को हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। जैसे अभी हमने यहाँ पे पीछे पढ़ा कि यह उसकी क्षेत्रीय क्षमता होती है। It is the maximum amount of water that the soil can hold after the gravitational water has drained away. जो gravitational water होता है वो drain away हो जाए, उसके बाद जितना maximum अधिकतम amount of पानी जो कि soil hold कर सकती है वो कहलाता है उसका field capacity. Then comes available water, जो कि वो पानी जो प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा सके वो अवेलेबल वाटर होता है। नॉन अवेलेबल वाटर जो कि प्लांट्स के लिए उपयोग में नहीं लिया जा सके। विल्टिंग पॉइंट, when the percentage of water that is left in the soil at the time at which the plants will recover from wilting is known as wilting point. So this is all about the abiotic factor soil. Thank you.